Hello everyone, this is Abhishek Tiwari here. Once again, I'm here to present to you another lecture of the chapter first of democratic politics, entitled "What is democracy? Why democracy?" Students, कल हम लोग इस चैप्टर में पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से हमने सक्सेसिव 3 लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं आपको। डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी को कैसे डिफ़ाइन क्यों करने की आवश्यकता है, सिंपल डेफिनेशन क्या है डेमोक्रेसी की, क्या डेमोक्रेसी की सिंपल डेफिनेशन डेमोक्रेसी जैसे बड़े भारी भरकम एक टर्म को सेटिस्फाई कर सकती है। और इसके अलावा फिर डेमोक्रेसी के फ़ीचर्स को हम लोगों ने डिस्कस किया। फ़ीचर्स में पहला फ़ीचर लास्ट डे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था स्टूडेंट्स से, मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। ओके, होप एंड अश्योर्ड दैट आपको ये समझ में आया भी होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं इसके दूसरे फीचर की ओर। दूसरा फीचर है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन मतलब कि साफ़ सुथरा जो है, स्वतंत्र और साफ़ सुथरा जो है चुनावी कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा कहते हैं हिंदी में इसको। सो स्टूडेंट्स, इन चाइना elections are regularly held after every 5 years for electing the country's parliament. Okay, जो इलेक्शंस हैं चाइना में इलेक्शन रेगुलरली हर 5 साल के इंटरवल पे होते रहते हैं। ठीक है, और उसके द्वारा वो क्या करते हैं, इलेक्टिंग द कंट्रीज़ पार्लियामेंट, वो देश की पार्लियामेंट को इलेक्ट करते हैं उससे। ठीक है, आप थोड़ा सा यहाँ स्टे करेंगे और मैं आपको आगे बता देता हूँ। बेटा, जो चाइना है वहाँ एक कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट रन करती है। चाइना दुनिया में वन ऑफ द एक ऐसा एक देश है जहाँ पे केवल एक पार्टी का सिस्टम है ना। इलेक्शंस कई तरह की पार्टी होती है, भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है, कई पार्टीज़ होती हैं। वहाँ केवल एक पार्टी होती है, वन पार्टी सिस्टम वहाँ रन करता है। ठीक है, एक ही पार्टी है, उसका नाम कम्युनिस्ट पार्टी है। अब वही हर साल क्या कराता है, हर 5 साल पे टेन्योर जो 5 साल का होता है उसके पूरे होने पे वो पार्टी अपने यहाँ इलेक्शन करा लेती है। ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि केवल इलेक्शन डिक्लेयर नहीं करता है कि ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है अगर वहाँ इलेक्शंस हो रहे हों तो, क्योंकि चाइना ऐसा ही एग्जाम्पल है जो इसका जवाब देता है। क्योंकि चाइना में क्या है कि एक ही पार्टी इलेक्शन में खड़ी होती है। हाँ, उसके 2 कैंडिडेट खड़े होंगे लेकिन पार्टी की आइडियोलॉजी तो एक ही है ना। तो आप किसी को भी वोट करें, वो जीतेगी तो वही पार्टी ना, जीतेगी वही आइडियोलॉजी ना। तो इसलिए जो है वहाँ पे इलेक्शंस केवल एक नाम मात्र के इलेक्शंस होते हैं, बाकी पावर एक पार्टी में रेस्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो कॉल्ड क्वानगुओ रेनमिन दाइबियाओ, ओके, दाहुई। तो इस तरह से इसका नाम है, थोड़ा डिफरेंट नेम है, क्वानगुओ रेनमिन दाइबियाओ दाहुई नेशनल पीपल्स कांग्रेस। चाइनीज़ लैंग्वेज में उसको ये कहते हैं, बाकी इंग्लिश में उसको नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है, वहाँ की अपनी पार्लियामेंट को। ठीक है, सो द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। और उस पार्टी को ही ये पावर है कि वो देश के प्रेसिडेंट को अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, तो इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द चाइना। उस पार्टी के पूरे देश भर से 3000 के आसपास मेंबर इलेक्ट होते हैं। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी। कुछ मेंबर्स वहाँ की आर्मी क्या नाम है, उनकी आर्मी का नाम है PLA। आपने इसका नाम सुना होगा, PLA, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। ठीक है, तो इस तरह की जो है उनकी आर्मी का नाम है। वो कुछ लोगों को PLA भी चुनती है, मतलब वहाँ की आर्मी भी कुछ मेंबर्स को चुनती है। कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। कोई भी आदमी अगर इलेक्शन में खड़ा हो रहा है तो उसे चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेना पड़ता है।
ठीक है। ओनली दोज हु आर मेंबर ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, वही लोग जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर होते हैं, या 8 स्मॉलर पार्टीज अलाइड टू इट, या 8 छोटी छोटी पार्टीज जो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ी हुई अलाइड पार्टीज़ हैं ना, वर अलाउड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस हेल्ड इन 2002 एंड 3। केवल उन्हें ही अलाउ है ना, 2003 से 2002-3 से उन्हें ही अलाउ है केवल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना, कोई और इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, ठीक है। इज़ दैट क्लियर? वो कोई और भी इलेक्शन में ना, अब देखो डेमोक्रेसी तो है लेकिन इलेक्शंस में कोई और पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है सिवाय एक कम्युनिस्ट पार्टी के, ठीक है। तो क्या ये डेमोक्रेटिक तरीका है कि जहाँ पे कंपटीशन तो है ना, अब यहाँ एक दूसरा टर्म भी जुड़ गया। दूसरा टर्म क्या है कि वहाँ पे इलेक्शन होता है, रेगुलर इलेक्शन भी होता है ना, और लोगों के द्वारा लोग इलेक्ट भी होते हैं, लेकिन यहाँ एक चीज़ मिसिंग हो गई। वो क्या है कि यहाँ पे इलेक्शंस में कोई भी फ्रीडम नहीं होता है वोटर्स के पास, वो कॉम्पिटिशन्स नहीं फेस कर पाता, उसके सामने कोई कंपटीशन नहीं होता, उसे मजबूर हो करके एक पार्टी के मेंबर को ही वोट करना पड़ता है। दिस इज़ रियली अगेंस्ट डेमोक्रेसी। ओके, समझ में आ रहा है? सो आफ्टर इट द गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। यहाँ क्या होता है, केवल कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार हर बार बनती है। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930 में अपनी आज़ादी के साथ ही मैक्सिको होल्ड्स, एक और एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं इसी चीज़ का कि फ्री और फेयर इलेक्टोरल। अब आपको क्या चाइना में कहीं फ्री और फेयर इलेक्टोरल दिखाई पड़ा, इलेक्शंस दिखाई पड़ा, इलेक्टोरल कंपटीशन दिखाई पड़ा कि जिसका मन हो वो चुनाव लड़े जैसे भारत में होता है? क्या ऐसा कोई कंपटीशन चाइना में दिखाई पड़ा? आपका उत्तर ना ही होगा, क्योंकि यहाँ कोई कंपटीशन नहीं होता है ना। ऐसा एग्जांपल है कि 1930 में अपने इंडिपेंडेंस के बाद, मतलब इंडिपेंडेंस से, मैक्सिको जो एक देश है, मैक्सिको कहाँ है? वो कनाडा सॉरी वो नॉर्थ अमेरिका के नीचे पड़ता है। नॉर्थ अमेरिका मतलब यूएसए के साउथ में एकदम पड़ने वाला देश मैक्सिको कहलाता है। तो मैक्सिको जो है होल्ड्स इलेक्शंस आफ्टर एवरी 6 ईयर्स टू इलेक्ट इट्स पार्लियामेंट। उसने अपनी पार्लियामेंट को इलेक्ट करने के लिए हर 6 साल पे रेगुलर इलेक्शन करवाना शुरू किया, ठीक है। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर रूल्स। कंट्री जो मैक्सिको थी ना, वहाँ कभी भी कोई डिक्टेटर रूल रहा है ना कोई कभी मिलिट्री रूल रहा है वहाँ पे। बट अंटिल 2000, लेकिन 2000 तक एवरी इलेक्शन वाज वॉन बाय अ पार्टी कॉल्ड पीआरआई ना। लेकिन 2000 तक, ईयर 2000 तक वहाँ हर इलेक्शन केवल एक पार्टी जीतती आई थी, उसका नाम था पीआरआई, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी ना। पीआरआई जो है, या उसको हम बोलेंगे इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, आईआरपी ठीक है। तो केवल पीआरआई उसको शॉर्ट में कहते थे, केवल वही इलेक्शन जीतती थी। अपोजिशन पार्टीज डिड नॉट कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। जो वहाँ की अपोजिशन पार्टीज थी उन्हें इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने का अलाउ ही नहीं था। जैसे इंडिया में अगर इलेक्शंस हो और केवल बीजेपी चुनाव लड़ना शुरू कर दे और उसके सामने कांग्रेस वगैरह को वोट में इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका ही ना मिले, तो यहाँ भी डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी। वैसे वहाँ पे भी हुआ ठीक है। वहाँ क्या हुआ कि पीआरआई केवल अकेले चुनाव लड़ती थी, अपोजिशन पार्टीज़ को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका ही नहीं मिला, बट नेवर मैनेज टू विन, ठीक है। डिड नॉट कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, वो इलेक्शन नहीं लड़े और कभी उन्हें जीतने का जो है अवसर भी नहीं मिला। द पीआरआई वॉज नोन टू यूज़ मेनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन। जो पीआरआई वहाँ पे पार्टी थी वो इलेक्शन के दौरान कई डर्टी ट्रिक्स, डर्टी मतलब गंदे तरीके से इलेक्शन जीतने के लिए जानी जाती थी ना, मतलब सारे गलत धंधे करके। ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसेज हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग्स, ठीक है। जितने भी लोग जो एम्प्लॉयड होते थे ना, हु आर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसेस, गवर्नमेंट के ऑफिसेस में
हर एक अधिकारी जो अधिकारी जो अधिकारी ऑफिसर्स आया करते थे, हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग। उन्हें पीआरआई की पार्टी मीटिंग्स में ज्वाइन करना पड़ता था, उनकी मीटिंग को अटेंड करना पड़ता था। अब सोचो, ऑफिसर्स तो एक अलग क्लास हो गई, पॉलिटिक्स के लीडर्स एक अलग क्लास हो गई, लेकिन वहाँ पे मजबूरन जो है ऑफिसर्स को भी उनके साथ मीटिंग अटेंड करनी पड़ती थी लीडर्स के साथ में। ठीक है। टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स यूज टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर द पीआरआई। इसके अलावा गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को मजबूर करते थे कि वो बच्चों के पेरेंट्स को मजबूर करें, इंसिस्ट करें कि वो केवल और केवल पीआरआई को ही वोट दे। ठीक है। मीडिया लार्जली इग्नोर्ड द एक्टिविटीज़ ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़। वहाँ की मीडिया भी बिक गई थी, पेड मीडिया थी, और वो जो अपोजिशन पार्टीज़ थी, पॉलिटिकल पार्टीज़, उनके एक्टिविटीज़ को इग्नोर करने लगी थी, एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम। हाँ, केवल वो उनकी आलोचना ही करती थी वहाँ की मीडिया। जो अपोजिशन पार्टी, जो लोग फेयर इलेक्शन चाह रहे थे, उन्हीं की वहाँ की मीडिया जो है क्रिटिसाइज़ करती थी, आलोचना करती थी, और बाकी पीआरआई के खिलाफ कुछ भी नहीं लिखती थी। ठीक है। क्योंकि पीआरआई वहाँ की मीडिया को ख़रीद लिया था, वो उसको खूब पैसे दिया करता था। ठीक है। तो मीडिया लार्जली इग्नोर्ड द एक्टिविटीज़ ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़। मीडिया ने क्या किया, बहुत बड़े पैमाने पे अपोजिशन पार्टीज़ की एक्टिविटीज़ को इग्नोर किया और उनको क्रिटिसाइज़ किया। समटाइम्स द पोलिंग बूथ्स वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द लास्ट मिनट। और कभी कभी क्या होता था, पोलिंग बूथ जहाँ पे वोट पड़ते हैं उनको पोलिंग बूथ कहा जाता है, पोलिंग बूथ भी लास्ट मिनट में इलेक्शन होने दौरान ही एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख दिया जाता था ना, मतलब इसको कहते हैं बूथ कैप्चरिंग। तो वहाँ बूथ कैप्चरिंग कर लेते थे उसके एक्टिविस्ट, उस पार्टी के। ठीक है। तो इतने ज़्यादा भ्रष्टाचार वहाँ पे, करप्शन शामिल था वहाँ पे। ठीक है। सो विच मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू कास्ट देयर वोट्स। अगर ज़्यादा वोट देने लोग आ रहे हैं तो उनको डर होता था कहीं अधिक लोग उसके खिलाफ में वोट न कर दें, तो वो लोग पोलिंग बूथ को ही हटवा दिया करते थे एक जगह से दूसरी जगह, जिससे लोग वहाँ वोट देने पहुँच ना पाएँ। ठीक है। सो द पीआरआई स्पेंट अ लार्ज सम ऑफ मनी इन द कैंपेन फॉर इट्स कैंडिडेट्स। पीआरआई जो थी वो अपने कैंडिडेट के इलेक्शंस के प्रचार में बहुत ढेर सारा पैसा खर्च किया करती थी। शुड वी कंसीडर द इलेक्शंस डिस्क्राइब्ड अबव एज एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स? क्या, ठीक है, जो इलेक्शंस हैं डिस्क्राइब कर सकते हैं हम इस तरह के इलेक्शंस को जो ऊपर हमने पढ़ा, ठीक है, क्या इस तरह के एग्जाम्पल्स को पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स, जिस तरह से लोग अपने रूलर को चुन रहे हैं, क्या इनको हम जो है डेमोक्रेसी कह सकते हैं? रीडिंग दीज एग्जाम्पल्स वी गेट अ सेंस दैट वी कैन नॉट ना। इन टॉपिक को पढ़ने के बाद एक ही आंसर आता है कि नहीं, हम इनको डेमोक्रेटिक तो नहीं कह सकते हैं। ठीक है। देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स हियर, यहाँ बहुत सी समस्याएं हैं। इन चाइना इलेक्शंस डू नॉट ऑफर पीपल एनी सीरियस चॉइस। चाइना में क्या है, जहाँ एक और इलेक्शंस में जनता के पास कोई सीरियस चॉइस नहीं है, मतलब इनको चुने कि उनको चुने ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही आदमी को चुनना पड़ता है। ठीक है। दे हैव टू चूज़ द रूलिंग पार्टी एंड कैंडिडेट्स। उन्हें रूलिंग पार्टी ओके, सो मीन्स जो है, जो रूलिंग पार्टी थी उसको चुनने के अलावा उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता था। एंड द कैंडिडेट अप्रूव्ड बाय इट, और जो कम्युनिस्ट पार्टी अप्रूव करती थी केवल उसी को चुनने का उनको अधिकार होता था। ठीक है। कैन वी कॉल दिस अ चॉइस? क्या इसको हम चॉइस कह सकते हैं? इलेक्शंस तो चॉइस की बात होती है ना, जिसको हम बेहतर समझते हैं उसको हम इलेक्शन में वोट करते हैं, और ऐसा नहीं कि हर बार हम उसी को वोट करते हैं, अगली बार वो अच्छा काम नहीं करेगा तो हम उसको वोट नहीं किसी और को वोट करते हैं। तो ये होता है चॉइसेस। लेकिन चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी चूज़ करती है केवल उसी को हमें वोट करना होता है, जैसे कि हम किसी को ज़बरदस्ती उंगली पकड़ कर रख दें कि नहीं इन्हीं को आपको करना, किसी और को नहीं। तो ऐसे ही जो है चाइना में होता है। क्या इसको हम चॉइसेस कह सकते हैं? ठीक है। इन द मैक्सिकन एग्जाम्पल, वहीं दूसरी ओर अगर हम मैक्सिको के एग्जाम्पल में देखें तो पीपल सीम टू रियली हैव अ चॉइस।
ना, लोगों के पास चॉइस दिखाई तो पड़ता है, वहाँ पे कई पार्टी हैं और दिखाई तो पड़ता है कई पार्टी इलेक्शंस में हैं, ठीक है, बट इन प्रैक्टिस दे हैड नो चॉइस। लेकिन अगर उसको प्रैक्टिकली देखा जाए तो लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है वहाँ पे, क्योंकि एक पार्टी ने सारे सिस्टम को ख़रीद रखा है और उसके हिसाब से चीज़ें चलती हैं, वो उसमें कोई चेंज नहीं करता है। ठीक है, ओके। सो देयर वाज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड। मतलब ऐसा कोई तरीका ही नहीं जिससे कि मैक्सिको में वहाँ की पीआरआई या रूलिंग पार्टी को कोई उसको डिफीट कर सके, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है वहाँ पे। इवन इफ पीपल वर अगेंस्ट इट, अगर लोग उसे पसंद नहीं कर रहे हैं फिर भी वो उसको हटा नहीं सकते हैं। दीज आर नॉट फेयर इलेक्शंस। ठीक है, ये फेयर इलेक्शंस नहीं हैं, ना मैक्सिको के और ना ही चाइना के एग्जाम्पल, दोनों ही फेयर इलेक्शंस प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, सो वी कैन दस ऐड अ सेकेंड फीचर टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस तरह से हम अपनी डेमोक्रेसी की अंडरस्टैंडिंग में एक और फीचर जोड़ सकते हैं। होल्डिंग इलेक्शंस ऑफ एनी काइंड इज़ नॉट सफिशिएंट। किसी भी तरह का इलेक्शन करवाना डेमोक्रेसी में यह पर्याप्त नहीं है। केवल इलेक्शन करवाना ही पर्याप्त नहीं है। इलेक्शन मस्ट ऑफर अ रियल चॉइस बिटवीन पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स है ना, बल्कि इसके स्थान पे इलेक्शंस एक बेहतर चॉइस प्रोड्यूस करना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए इलेक्शंस में, जिससे कि हम ना कई अल्टरनेटिव्स में चुन सके इक्वली, बिना रोक टोक के। ये इम्पॉर्टेंट होता है डेमोक्रेसी में। एंड इट शुड बी पॉसिबल फॉर पीपल टू यूज़ दिस चॉइस टू रिमूव द एग्जिस्टिंग रूलर। और इसके साथ साथ यह भी संभव होना चाहिए कि पीपल टू यूज़ दिस चॉइस, कि लोग इस तरह के चॉइसेस को ना चॉइस को रिमूव कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग रूलर को या किसी और नए को ला सकते हैं। ये उनको अधिकार होना चाहिए जनता के पास। इफ़ दे विश सो, अगर वो चाहते हैं तो इस तरह से एक दूसरी फीचर डेमोक्रेसी की सामने आती है। वो क्या होती है कि अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। एक डेमोक्रेसी स्वतंत्र और साफ सुथरे चुनावों पे आधारित होना चाहिए। वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। मतलब जो अभी वर्तमान में शासन कर रहा है पार्टी या कर रही है, उस पार्टी को ये डर होना चाहिए कि अगले इलेक्शन में मैं अच्छा काम नहीं करूँगा या करूँगी तो मुझे हार का सामना करना पड़ेगा। ये डर होना चाहिए ना, तभी जा कर के वास्तविक लोकतंत्र को स्थापित किया जा सकता है। ये दूसरा फीचर है कि फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए, मतलब सबके सामने साफ़ सुथरा स्वतंत्र ढंग से लोगों को चुनाव में चुनने की आज़ादी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ उन्हें ना जो चुने हुए लोग हैं उनके पास भी ये डर होना चाहिए, वो एब्सोल्यूट नहीं होने चाहिए। उनके अंदर ये डर होना चाहिए कि अगर अच्छे काम नहीं करेंगे, जनता के पास और भी ऑप्शंस हैं, वो अगली बार हमें हटा देगा, मतलब उन्हें हार जाने का भी डर होना चाहिए। ठीक है, तो वी शैल फाइंड आउट मोर अबाउट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस इन चैप्टर 3। तो इस तरह से हमने एक और फीचर्स को स्टडी किया स्टूडेंट्स। ठीक है, एक और फीचर को हमने यहाँ स्टडी किया कि एग्जैक्टली एक डेमोक्रेसी का दूसरा फीचर ये है कि फ्री और फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। इलेक्शंस में कोई रोक टोक नहीं होने चाहिए ना, किसी भी तरह का रोक टोक होना नहीं चाहिए। और जनता के सामने इक्वली ना बहुत ढेर सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, केवल इलेक्शन कराने से नहीं होगा, जनता के सामने ऑप्शंस अवेलेबल हों और उन्हें किसी को भी चुनने का अधिकार होना चाहिए। अगला पॉइंट है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। ठीक है, अगली जो इसमें डेमोक्रेसी का फीचर है कि एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार हो और उसके एक वोट की वैल्यू हमेशा इक्वल हो ना, किसी का बड़ा वोट के वैल्यू किसी के छोटा वोट का वैल्यू ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहले हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल किया देशों ने ना, लिंक टू द डिमांड फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। कैसे ना कई देशों ने अपने यहाँ सार्वभौमिक मताधिकार मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज,
सबको 18 साल से ऊपर के सभी को वोट देने का अधिकार, इसको कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ना, जहाँ लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया। दिस प्रिंसिपल हैज़ नाउ कम टू बी एक्सेप्टेड, यह सिद्धांत आज स्वीकार कर लिया गया है ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में आज इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। ठीक है, येट देयर आर मेनी इंस्टेंसेस ऑफ डिनायल ऑफ इक्वल राइट्स टू वोट, लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जहां लोगों को इक्वल राइट ऑफ वोट से वंचित किया गया है। मतलब हर किसी को एक बराबर वोट नहीं देने का अधिकार नहीं है। बहुत से देशों में, यूरोपियन देशों में, बच्चों मैं आपको बताऊं, यूरोपियन देशों में कई देश ऐसे हैं जो ना अपने यहाँ एक बेहतर लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, उनकी अपनी जो सोच है उसके आधार पे वो एक बेहतर लोकतंत्र स्थापित करने के लिए उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने एक तरह से केवल पढ़े लिखे लोगों को वोट देने का अधिकार दे दिया है। कुछ देशों में केवल काम करने वाले जो रोजगार में हैं केवल उन्हीं को वोट देने का अधिकार है। कुछ देशों में केवल पुरुषों को अधिकार है। ओके, तो इस तरह से सबको एक बराबर वोट देने का, सबको एक इक्वल वोट देने का अधिकार सब जगह नहीं मिला हुआ है। कुछ जगह इससे बहुत लोगों को वंचित कर दिया गया है। ठीक है, भारत में लेकिन ऐसा नहीं था। भारत में आज़ादी के तुरंत बाद ही हमने हर किसी को वोट देने का अधिकार दिया, और उस समय वोट देने का अधिकार 21 साल से ऊपर के सभी लोगों को होता था। फिर 1989 में उसमें अमेंडमेंट किया गया और फिर 18 साल तक एज कर दी गई वोट की, कि 18 साल के ऊपर वाला हर कोई वोट दे सकता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ सबको वोट देने का अधिकार दिया गया। ओके, तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिए गए हैं। अनटिल 2015 इन सऊदी अरेबिया वुमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट। महिलाओं को जो है सऊदी अरेबिया में 2015 तक वोट देने का अधिकार नहीं था। ठीक है, तो ये देखो, इस तरह की चीज़ों का एक कहीं ना कहीं जो है क्या है कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार सऊदी अरेबिया में नहीं था 2015 तक। उसके बाद से उन्हें वोट देने का अधिकार दिया जाने लगा। एस्टोनिया एक देश है यूरोप में, हैज़ मेड इट्स सिटीजनशिप रूल्स इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। ठीक है, वहाँ क्या किया गया कि जो एस्टोनिया में जो रशियन माइनॉरिटी के लोग थे जो वहाँ बस गए थे, उन्हें वोट देने का अधिकार ही नहीं दिया गया। ठीक है, मतलब ये भेदभाव किया गया। इन फिजी देश में ना, द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजिनस फिजी हैज़ मोर वैल्यू दैन दैट ऑफ एन इंडियन फिजियन। ठीक है, फिजी एक आइलैंड है। ठीक है, वहाँ पे बहुत से लोग, भारतीय लोग भी वहाँ पे रहते हैं जो यहाँ से चले गए, अंग्रेज़ों के दौर में भेजे गए जॉब करने के लिए। तो फिजी में क्या है, वहाँ पे और गड़बड़ है। वहाँ इलेक्टोरल सिस्टम ऐसा है कि वोट देने का अधिकार जो वहाँ के नेटिव हैं, जो वहाँ के देसी लोग हैं, उन्हें उनके वोट की वैल्यू ज़्यादा है उससे कंपेयरिंग में जो इंडियन फिजियन हैं, वहाँ पे भारत से गए हुए फिजियन हैं, उनके वोट की वैल्यू कम है कंपेयरिंग में। तो ये भी एक तरह से भेदभाव है। तो डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। तो यहाँ ये जानने की आवश्यकता है कि लोकतंत्र जो है एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी पे आधारित होता है। मतलब कि जो उसका सिद्धांत, जो उसका मूलभूत सिद्धांत डेमोक्रेसी का, वो क्या है कि राजनीतिक समानता देना। राजनीतिक समानता देना ही उसका परम कर्तव्य है डेमोक्रेसी का। तो उसकी मूलभूत जो है सिद्धांत में शामिल है। सो दैट गिव्स अस द थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस तरह से हमें डेमोक्रेसी का एक तीसरा फीचर मिल जाता है कि इन डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। जैसे भारत में अगर हम कहें कि भारत में मेरे वोट की वैल्यू 1 है, अंबानी बहुत अमीर आदमी है, उनके वोट की वैल्यू 5 हो जाए, मतलब वो 1 वोट दे तो 5 वोट के बराबर हो, ऐसा नहीं हो सकता ना। एक व्यक्ति का वोट चाहे जो हो, देश में सब नागरिक हैं और सब पॉलिटिकली फ्री हैं, पॉलिटिकली इक्वल हैं। तो पॉलिटिकली वोट, उनके वोट की वैल्यू भी एक, उनको भी 1 वोट देने का अधिकार मिले
और उनके एक वोट का वैल्यू भी मेरे एक वोट की वैल्यू के बराबर हो। ठीक है, ये एक तीसरा फीचर है डेमोक्रेसी का कि यहाँ पे हर एडल्ट सिटीजन को वोट देने का अधिकार मिलता है और हर एक वोट का अधिकार, हर एक वोट इक्वल होता है और उसकी वैल्यू भी इक्वल होती है। ठीक है, तो ये तीसरा फीचर होता है डेमोक्रेसी का और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई थॉट आपने इसको एंजॉय किया होगा। कोई डाउट्स है तो आप नेक्स्ट डे उसको क्लास में क्वेरीज लेक्चर के दौरान आप उसको पूछेंगे। सो टिल देन स्टूडेंट्स, enjoy yourself. Bye bye.